हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब जो अपकमिंग लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, लेक्चर नंबर 6, और हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का वेट ना करते हुए। फर्स्ट हमारा क्या आता है? राइबोसोम। ये क्या है? सेल ऑर्गेनम। अब ये क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम कैसा है? ये होता है, देखो इस टाइप का कुछ होता है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारा एनसीईआरटी पोर्शन है। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका आकार इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ही नहीं जा सकता। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। देखो लिखा है इसमें क्या? जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर किया था। कौन से साइंटिस्ट थे? जॉर्ज पैलेट, 1953। दे कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन्होंने क्या बताया था? राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन्स, एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while the prokaryotic ribosomes 70s। इन्होंने क्या बताया? प्रोकैरियोटिक में कौन सा था? देखो यहाँ क्या लिखा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। प्रोकैरियोटिक में क्या था? 70s। और यूकैरियोटिक में कौन सा था? 80s। मीन्स जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80s पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें 70s पाया जाता है। बेसिकली कह सकते हैं यूकैरियोट्स हम लोग होते हैं तो यूकैरियोट्स में 80s पाया जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है क्या? इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी? 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट। एक तो लार्जर होगी और एक स्मॉलर होगी। इसमें आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे, ये है हमारा क्या? राइबोसोम। एक तो लार्ज ये सब यूनिट है, दिस इज लार्ज, एंड दिस इज स्मॉल सब यूनिट, एंड कंप्लीट दिस इज राइबोसोम। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। सब यूनिट्स, द 2 सब यूनिट्स ATS। ATS की कौन सी होगी? ATS है ये हमारा, ठीक है। इसकी 2 होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट तो होगी हमारी 40S और दूसरी होगी 60S। ऐसे ही हमारी वाइल दैट ऑफ 70S, दैट इज 50S एंड 30S। 70S की कितनी होंगी? यहाँ पे 50S और 30S। अब ये मत समझना आप कि 50 को और 30 को ऐड कर दें, नहीं, इसका नाम है 50S और 30S। आपको ऐड नहीं करना है, ऐड करके तो ज़्यादा बैठेगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? हेयर एस इज़ अ सैवेटबर्ग्स यूनिट। ये एस किसके लिए लगाया है? सैवेटबर्ग यूनिट है, जिसकी वजह से हम एस का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये क्या होता है? Sedimentation coefficient, it is a indirectly measures of densively site. Both 70S and 80S ribosomes are composed of 2 subunits। इसमें क्या बताया है? इसमें 2 राइबोसोम्स होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो 80S होगा और एक 70S होगा। बेसिकली जो 70S होता है वो पाया जाता है हमारा किसमें? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हमारा पाया जाएगा 80S। तो 80S के भी 2 यूनिट्स होंगी। कौन कौन सी? एक लार्ज सब यूनिट और एक होगी स्मॉल सब यूनिट। तो ये 2 कौन सी होती हैं? एक होगी हमारी कौन सी? 40S और 70S। ऐसे ही 70S की कितनी पाई जाएंगी? 2, 50S और 30S। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब S किसके लिए लगाते हैं? S लगाते हैं हम सैवेटबर्ग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? और ये किसने दिया था? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप होता है वो चीज़ों को दिखाता है, बट जो ज़्यादा छोटी होती हैं और भी ज़्यादा माइक्रोन्स में आती हैं तो उसको नहीं दिखा पाता है। बहुत ही जो मिनी में आती हैं, जो हमारा बहुत ही छोटी रहती हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा देता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली क्या होता है? अब आता है क्या? साइटोस्केलेटन। क्या होता है? साइटोस्केलेटन क्या होता है? एन एल्वेओलेटिंग नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या क्या पाया जाता है इसमें? ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट। 3 कौन कौन सी? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ें पाई जाती है। फिलामेंटस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। किस में पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, पहला काम। दूसरा मोटिलिटी देता है, दूसरा काम। मोटिलिटी तो आप समझते ही हैं, मीन्स मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट क्या आता है? मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। शेप का जो सेल होता है, जो सेल होता है उसकी जो शेप होती है उसको मेंटेन करने का काम। मतलब ये हो गया इसका 3rd फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको
क्लियर है। चलिए इसके बारे में हम जो 3 बताए थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और हमारा था इंटरमीडिएट, तो इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ते हैं। उसकी डिफरेंस क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट में, क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल में और क्या होता है माइक्रोफिब्रिल्स में। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है होलो स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है, होलो होता है, मीन्स खोखला होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इंटरमीडिएट होलो स्ट्रक्चर होता है। द बोथ आर सेम्स। ये क्या होता है, डायमीटर कितना होता है 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसका कितना होता है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 100 एंगस्ट्रॉम डायामीटर। ये डायामीटर है। अब जैसी बात है, अगर डायामीटर दिया तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है कौन सा, ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन पाया जाएगा, इसके अंदर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है जो रोड प्रोटीन होता है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ये कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, बट ये कॉन्ट्राइल हो सकता है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे हैंड को मूवमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, लाइक दिस कॉन्ट्रैक्शन है इसमें, बट इसमें क्या होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ऐसे ही हमारा आता है क्या, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व इन साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल फॉर्मेशन द प्लेट। अब क्या होता है साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही आता है कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स होता है क्या, न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन होना, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तो साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स व्हाट, काइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है। इसमें भी क्या करता है, साइटोकाइनेसिस करता है। इसमें क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑफ द शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम्स मूवमेंट। ये क्या करता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट कराने में इसको हेल्प करता है। ये आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमली ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये होता है होल्ड करता है सेल ऑर्गेनल्स को, किसको, सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है, मीन्स अपनी जगह पे वो मेंटेन रहें, इधर उधर ना जाएं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसी का पार्ट है, यही है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या होता है, इन्वॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं। जो बड़े बड़े फ्लैजिला होते हैं, लाइक ये हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है और इतने बड़े बड़े हैं तो ये फ्लैजिला होगा। और अगर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी में, आपने देखा होगा, तो दे आर सीलियाज। छोटे छोटे हैं तो सीलिया, बड़े हैं तो फ्लैजिला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, बास्केट न्यूक्लियस की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बट ये हेल्प इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द ब्लैंक। वेल ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने सिर्फ जाना है साइटोस्केलेटन क्या होता है। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या करा हमने, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम्स 2 कर लिए हमने। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है लास्ट, जिसके बारे में ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है कंप्लीट। तब तक आपको ये प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छे से। वेल हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में, जो कि हमारा एंड होगा। ओके।